प्रश्न उठता है कि समर प्रताप सिंह कौन है, और जो इन्फॉर्मर हमारे हैं वो कहते हैं कि आप ही हैं। दूसरी बात था कि मुझे एक नया जॉनर क्रिएट करना था। ये मेरा सायास प्रयास था। आपने गौर किया हुआ हिंदी साहित्य में भारतीय सैनिक गुमशुदा है। बिल्कुल है जब से ये कि उनको हमसे प्यार है, नशे में तब से चांद है, सितारों पर खुमार है, बुझी झुकी झुकी निगाह से तो देखना तेरा नसों में जैसे धीमे धीमे बज रहा गिटार। अब मेरे पे तो ये तंज किए गए हैं मेरे साथ के ऐसी प्रकाशन से छपे हुए, और अभी अभी किताब छपी है कि मैं सिर्फ सैनिकों पे लिखता हूँ। मैंने कहा भाई आपने प्रेमचंद को अभी नहीं कहा आप सिर्फ गांव पे लिखते हैं। जिस दिन उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स की बात की जाएगी उस दिन उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर ब्राह्मण ही होंगे, चाहे वो फिक्शनल हो या ठाकुर होंगे। आप उस गैंगस्टर को भगवान नहीं बना सकते। तो देयर इज नो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद देयर। प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, शहजादी को राजकुंवर का होना। प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, शहजादी को राजकुंवर का होना था। हिज्र मनाओ, हिज्र का मौसम आया है, हिज्र मनाओ, हिज्र का मौसम आया है। अच्छा तुमको वस्ल का पौधा बोना था। आगे की एक कविता याद है, इसकी पंक्तियां हैं। तुम्हारी देह कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में गंध देती है। तो कर्नल साहब, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है जो मैं हमेशा से सोचता हूँ कि आप सेना में इतने बड़े पद पर हैं, उसके बावजूद आपको शायरी करने का और उपन्यास लिखने का मौका कैसे मिलता है? ये ट्रेड सीक्रेट है और मैं इसको खुले मंच पे, लेकिन क्या है कि वो शौक की बात है। हाँ। लिखने का शौक है तो शौक अपने लिए कहीं ना कहीं से 24 घंटे में अपना जगह बना ही लेता है। तो लिखने का शौक था, फिर आप जैसे एडिटर लोग मिल जाते हैं जो लिखवा लेते हैं। अच्छा, मुझे सवाल पूछना है। हाँ। एक बार बार एक प्रश्न उठता है कि समर प्रताप सिंह कौन है, और जो इन्फॉर्मर हमारे हैं वो कहते हैं कि आप ही हैं। नहीं तो आपका इन्फॉर्मर मेरे इन्फॉर्मर जैसा तगड़ा नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो। समर प्रताप सिंह से मुलाकात करवाएंगे किसी न किसी रोज। समर प्रताप सिंह एक किरदार है जो पन्ने पे भी उतने ही है जितने वो जिस दुनिया की कहानी है वहां। तो किसी न किसी रोज आपकी मुलाकात होगी। लेकिन ये जो आइडिया है कि एक ही कैरेक्टर को लेके, चूंकि ये सीरीज है, जिनको नहीं पता, इससे पहले हैशटैग आई थी, हैशटैग के बाद इन्फॉर्मर है, इसके बाद मिशन अगली किताब है, और ऐसे ही सीरीज में 3 और किताबें हैं। तो ये कई बार बड़ा रिस्की नहीं होता है कि इस तरह की सीरीज में जब पहली किताब है तब तक तो ठीक है, दूसरी किताब में अगर किसी पाठक को पता लगता है कि अरे इससे पहले भी एक किताब है, तो रुक जाता है कि अरे पहले वाली पढ़ेंगे तब हम दूसरी पढ़ेंगे, और फिर तीसरी भी आनी है, चौथी आनी है। तो ये एक सोचा समझा रिस्क लिया गया, या आपने कहा कि देखी जाएगी? वो फौजी क्या जो लिखना है। और दूसरी बात था कि मुझे एक नया जॉनर क्रिएट करना था। ये मेरा सायास प्रयास था। और तीसरी बात तो कि आप दोनों जितने प्रबुद्ध लेखक हैं उतने प्रबुद्ध पाठक भी हैं। आपने गौर किया हुआ हिंदी साहित्य में भारतीय सैनिक गुमशुदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उस कहानी को लाना था। हिंदी साहित्य में भारतीय सैनिक या तो वो जनरल तुम्हारा टैंक, या एक जो खास पंथ है, और इशारा नहीं करूंगा अभी, लेकिन या तो भारतीय सैनिक को भारी भरकम बूट वाला जो कि लोगों को कुचलता है, या जनरल तुम्हारा टैंक, वहीं तक सीमित था बहुत। जबकि इंग्लिश लिटरेचर अपने आर्मी को लेके एक से एक उनके पास फिक्शन है। हमारे यहाँ कोई फिक्शन नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, या जो सच्ची घटनाएं हुई हैं उन पे लिखा गया हो। कोई इस तरह से फिक्शन था नहीं। तो मेरा इरादा था कि मुझे भारतीय सैनिक को हिंदी साहित्य का हिस्सा बनाना है। और किस्मत देखिए कि इस बार पुस्तक मेले का थीम भी भारतीय सेना है। कर्नल साहब ने जो बात कही है वो गौर करने वाली है, और ये सच्ची है कि हिंदी में सैनिक या मिलिट्री लिटरेचर कोई जॉनर ही नहीं है। आप ये सोचें कि मिलिट्री में कौन से बच्चे होते हैं, गांव देहात के
लोअर क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है ऑफिसर होते हैं, बिल्कुल। क्या उनका जीवन नहीं है? वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे प्रेम करते हैं, ये साहित्य का विषय क्यों नहीं हो सकता? इस पर ध्यान जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस मामले से, इस जगह से भी कम से कम इस उपन्यास का एक मूल्यांकन तो हो सकता है। हो सकता है। मैं तो, मेरे पास गिने चुने नाम है जिन्होंने हिंदी, अच्छा, जब हम हिंदी कहानी की बात करते हैं और जिस पहली कहानी का जिक्र आता है कहानी के सिरमौर के रूप में, उसने कहा था, उसकी पृष्ठभूमि भारतीय सेना पर, मतलब सैनिकों पे है, युद्ध पे है। बिल्कुल। उसके किसने कहा था? उसने कहा था कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कहानी को हम पहली कहानी मानते हैं हिंदी कहानी, और देखिए कि वो सैनिक पर आधारित है, एक प्रेम कहानी है लेकिन आधारित युद्ध पे है। और भारतीय सेना से संबंधित हिंदी कथा साहित्य में आप गिने चुने नाम ले सकते हैं जिन्होंने लिखा भी है। चाहे मनीषा कुलश्रेष्ठ ने कुछ कहानियां लिखी हैं, अल्पना मिश्र ने कुछ कहानी, वो दोनों फौजी परिवार से जुड़ी हुई। जो असैनिक परिवार या असैनिक जो, जिनको नहीं पता है, किसी ने अभी तक इस पे कलम नहीं चलाया। हालांकि ये भी बात है कि जो असैनिक परिवार से है वो लिखता भी तो कैसे लिखता? कल्पना से ही लिखता, अनुभव का हिस्सा ही नहीं है। फिर कैसे लेखक जो किरदार को जन्म नहीं कर पा रहा अपनी कल्पना शक्ति से? ऐसे तो आप एक लेखक के रूप में बोलते हैं कि हमारी ऑब्जेक्शन शक्ति है, हम किसान पे, जो किसान नहीं होगी तो किसान पे लिख रहा है ना, कहीं नहीं कहीं से। लेकिन जो शहर में रह रहा है वो देश गांव के बारे में लिख रहा है। और मेरे पे तो ये तंज किए गए हैं मेरे साथ के ऐसी प्रकाशन से छपे हुए, और अभी अभी किताब छपी है कि मैं सिर्फ सैनिकों पे लिखता हूँ। मैंने कहा भाई, आपने प्रेमचंद को अभी नहीं कहा आप सिर्फ गांव पे लिखते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ सैनिकों पे क्यों नहीं लिख सकता? कौन लिखेगा? मैं नहीं लिखूंगा। बिल्कुल। और मेरे से सटीक कौन लिख सकता है फिलहाल? और लोग आएंगे। लेकिन मेरी ये तो बात है कि हिंदी में मिलिट्री फिक्शन कोई या मिलिट्री लिटरेचर कोई जॉनर नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या? आपको क्या लगता है? कारण पहले वक्ता में बोला, हिंदी साहित्य पे पंथ विशेष का शुरुआती दौर से दबाव रहा है। वो पंथ भारतीय सेना को और सैनिकों को एक शोषक के रूप में देखता है। मैंने कहा ना, कविताओं में जनरल तुम्हारा टैंक या फिर वो जो जूते से तुम कुचले जाओगे, यही कविताएं हैं। पंथ विशेष में कम से कम 14 साल से 20 साल से दूसरी 30 सरकारें रही हैं जो किसी पंथ विशेष की सरकार की बात ही नहीं, यहाँ पे गलत नहीं, सरकार का नाम नहीं कि उधर से भी कोई तो किताब आती तो आएंगी, उसी की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। ये स्वागत है, हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अनबाउंड में। अच्छा, मुझे क्या ऐसा है कि कोई दबाव है कि मिलिट्री को या सिविलियंस को अलग रखा जाए? क्योंकि बाकी तमाम मुल्कों में ऐसा हुआ है जहां मिलिट्री और सिविल स्पेस को एक में मिलाया जाता है या मिलिट्री को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, वहां तानाशाही आने में या लोकतंत्र के तबाह होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। नहीं, एक तो इसमें सबसे पहली बात है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से और हमारे कैंटोनमेंट का शहर के बाहरी किनारों पर व्यवस्थित किया गया। दूसरी बात, जो हमारे भारतीय सेना या कोई भी सेना, विश्व की कोई भी सेना हो, जो अपने जिस काम के लिए, जो दिन आएगा, युद्ध का कोई दिन आएगा, संघर्ष का कोई दिन आएगा, उसकी चिंता करते हुए सतत ट्रेनिंग करती है। वो ट्रेनिंग जो है, जो हम लोग के शहरी इलाके हैं वहां संभव नहीं है, उसके लिए हमें खुला चाहिए इलाका। तो इस लिहाज से ये 2-3 बातें थी, ट्रेनिंग का दृष्टिकोण या फिर सुरक्षा का दृष्टिकोण, उस मद्देनजर से कैंट के एरिया को हमेशा दूर रखा गया। अच्छा, इसमें जो किरदार है, इसमें 2 महिला किरदार जो हैं, हमारे पुरुष किरदार को उनमें से वो कंफ्यूज रहता है, पाठक भी कंफ्यूज रहता है कि इसको इसकी बड़ी बहन से प्रेम है, इसकी छोटी बहन से प्रेम है, असल में क्या है? यही तो खास बात है कि पाठक अपना अपना हर किसी को अपने अनुसार उसको डिसाइफर करना है। लेखक ने लिख दिया है, उसकी मनोदशा लिख दी है, कहीं न कहीं से उसका सॉफ्ट कॉर्नर बड़ी बहन के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन बड़ी बहन ने, ये एक अनूठा प्रणय निवेदन है कि बड़ी बहन ने छोटी बहन के लिए उस लड़के का हाथ मांग रही है, और वो देखता है जब उस लड़की को, तो इतनी सुंदर होती है। फिर आप और हम पुरुष हैं, कोई सुंदर लड़की की बात हो, वो भी उसकी शादी विवाह की बात हो, तो प्यार है कि नहीं है, पाठक डिसाइड करे किससे प्यार है।
उधर एक और रितिका भी बैठी हुई है, हाँ एक शगुन भी कहीं ना कहीं से बिल्कुल, दस्तक दे रही है। बिल्कुल, हाँ तो नवीन जी ने अपने किस नॉवल में लड़कियों के कम किरदार रखे। अब नवीन जी के मैं भेद खोल दूं क्या कि नवीन जी के किताब के नाम जनता स्टोर और ढाईचाल दोनों पे OTT सीरीज बन रही है। जी। अब बेचारे वहां बैठे रहते हैं, महिला किरदार कोई है नहीं, इनको देखने के लिए कोई सोचे जब मेरे पे बनेगा कितने महिला किरदार होंगे। बेचारे एक दिन अफसोस कर रहे थे कि यार कुछ और हीरोइंस रखना था। ये वाकई दुख हुआ था मुझे जब वो कास्टिंग के बाद इस टाइम का सारे लड़के हैं। अब जो नया नॉवेल लिख रहा है मेरे से सबक लेते हुए 7 से 8 महिला किरदार है, ऑफिस पूरा का पूरा महिला स्टाफ का है। लेकिन आशीष जी, प्रश्न मेरा आपसे है इसमें कि जो आपने प्रश्न किया था कि वो शाजिया की तरफ आकर्षित है कि रेहाना की तरफ, एक ही समय में एक पुरुष 2 महिलाओं की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो सकता? ये आशीष जी के लिए। अच्छा, एक्चुअली आपके भी एक बेटा है, मेरी एक बेटी, मेरी 2 बहनें हैं। हाँ, मैं दोनों बहन से समान रूप से प्यार करता हूँ। यही बात नहीं, अभी जवाब तो पूरा होने दे। हाँ, तो इसी तरह से मैं ढेर सारी महिलाओं से एक साथ क्यों नहीं प्यार कर सकता? क्या होता है कि हम एक ट्रेन, ऊपर से मैं ट्रेन सोल्जर हूँ। आई हैव बीन ट्रेन टू कंपार्टमेंट माय हार्ट एज वेल एज माय माइंड। आपको शायद ये एक आपकी के स्थिति पर एक रख वाली शायरी भी है कि तुमको देखा तो ख्याल आया, तुम्हारी बहन को देखा तो फिर से आप जवाब देंगे नहीं तो मैं एक अगला सवाल पूछूं। आप अच्छा, तो- एक हाँ नहीं, उस शायरे की बात बाद में करेंगे। अच्छा, इन्होंने शुरू में एक बात की थी कि सिपाही जो आता है वो गरीब घर से आता है, ये सारा इसमें शुरुआत में, और ये मेरे लिए नई इंफॉर्मेशन थी, अब ये फिक्शन है कि रियल है मुझे नहीं पता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जब समर प्रताप सिंह की पोस्टिंग होती है तो वो बैरक में रुकता है सिपाहियों के साथ, ये क्या ऐसा होता है? मैं 2 सवाल एक साथ ही जोड़ देता हूँ ताकि, क्योंकि एक ही तरह के सवाल है। पहला मैं ये समझना चाहता हूँ क्या वाकई ऐसा होता है, इसके पीछे पर्पज क्या है। दूसरा, फौजी के बीच में जो ऑफिसर है, तो एक डेकोरेटेड ऑफिसर हो गया और एक सिपाही हो गया, दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस होता है रैंक का, सैलरी का, सुविधाओं का, और यही परसेप्शन हमारा है। लेकिन मैं आपके उपन्यास में बार बार कहीं ना कहीं पढ़ता हूँ कि वो रिलेशन जो है वो फ्रेंड्स जैसा रिलेशन है, जैसा हम लोग कहीं भी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में भी देखते हैं, तो वो दोस्ताना रिलेशन दिखता है। तो ये क्या एक प्रयास है आपका कि नहीं वो जो इमेज है उसको चेंज की जाए, या वाकई तो माहौल किस तरह का है, मैं इस सारे माहौल को ओके, हाँ, बहुत सारी भ्रांतियां हैं फौज को लेके, जैसे कि आशीष जी ने पहले कहा था। एक तो हमारे कैंट अलग रहते हैं शहर से, तो जो शहर वाले और आम नागरिक है या सैनिक वर्ग जो है वो देख नहीं पाते कि फौजी का लाइफस्टाइल कैसा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरे सामने एक और फौजी बैठा हुआ है, कर्नल गौतम रॉय, और हम दोनों ने बहुत सारे अच्छे वक्त और मुश्किल वक्त, और जहाँ के ऑपरेशन का जिक्र है गौतम रॉय को अच्छे से पता है। तो जो बटालियन या एक इन्फेंट्री बटालियन जहाँ होती है, जो ऑफिसर कमीशन होके आता है वहां, उसको पहले यहाँ पे एक डायलॉग बोलता भी है उसका कमांडिंग ऑफिसर कि यू हैव टू प्रूव योर मेटल विद योर मेन। सो उन अपने जवानों को साबित करना है उसको कि भाई मैं तगड़ा हूं, मैं भी 20 केजी का पिट्ठू उठा के तुम्हारी तरह ही 40 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, शक मत रखना। और वो कितनी परेशानियों से गुजरता है एक जवान, उसकी ड्यूटी किस तरह से बटे होते हैं, जब तक वो ऑफिसर जानेगा नहीं, कल को सीनियर बनेगा तो उन ड्यूटियों को कैसे बांटेगा, किस संवेदना से या किस सोच विचार से वो बंटवारा करेगा कि कल को जब सीनियर होगा उसने देखा अच्छा लाइफ तो ये है, उसका रूटीन फॉलो करना। ये बाय ऑर्डर हर रेजिमेंट हर बटालियन में कम से कम 3 महीने, और तो छोड़िए मैं जिस यूनिट का हूं वहां मुझे जो परीक्षाओं से, जिन परीक्षाओं से उनकी जो पदोन्नतियां होती है, एक सिपाही रैंक आता है, फिर लांस नायक बनता है, फिर नायक बनता है, फिर हवलदार बनता है, तो उसके वो कैडर्स चलते हैं। हमें एज ए ऑफिसर उस कैडर में शामिल होकर उनके एग्जाम को पास करना पड़ता है। मैं नायब सूबेदार बन जाऊंगा, हवलदार बन जाऊंगा पास करके, तो मुझे एक जगह है कि समर प्रताप वेट कर रहे कब उसको ऑफिसर में उसमें जाना पड़ेगा जिसमें उसका सीनियर बैठ के बियर पिलाता है। ये सारे बाधाएं या परीक्षाएं पास करने के बाद एक ऑफिसर को एक सेकंड लेफ्टिनेंट, अब तो सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक हट गया, लेफ्टिनेंट साहब को ऑफिसर के क्वार्टर में रहने का मौका मिला, और ये तथ्य है। दूसरी बात जो आपने कहा, जो मेल मिलाओ भाव,
ऐसा दोस्ताना होता है खास तौर पे यंग ऑफिसर्स, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल तक, बिकॉज उनको सारे के सारे काम उन जवानों के साथ ही कंधे मिलाकर करने। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं होगा, लोगों को लगता है कि बातें बनाने वाली, क्योंकि जो आम जनता है वो सिविल इलाके के फौजियों को दी, जो सरहद पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कश्मीर में जब हम ऑपरेशन में जाते हैं 72 घंटे, 96 घंटे, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन के लिए, कई बार सिर्फ एक पिट्ठू में जितना सामान है उस पर हमें गुजारा करना है। अब ठंड का मौसम है, हमें सामानों का बंटवारा करना पड़ता है, 2 आदमी के बीच में एक स्लीपिंग बैग, ठंड उतनी है, आप सोचिए, तो 10 आदमियों की टुकड़ी निकली, अफसर तो एक ही, अफसर तो कम ऐसे ही, 10 आदमियों की टुकड़ी में एक ही अफसर होगा, स्लीपिंग बैग से 5 जा रहे हैं, यानी कि एक अफसर एक जवान के साथ एक ही स्लीपिंग बैग में सोता है। लोगों को लगेगा कि ऐसा नहीं होता है, तो लोगों को आना पड़ेगा, भर्ती होनी पड़ेगी, जवान और अफसर बनना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, वरना मेरी किताब पढ़ी तो पता चलेगा। आपको सेना मेडल मिला, ये कैसे मिलता है, क्या हुआ था? अगर वो सीक्रेट नहीं है तो क्या वो मिशन हम जान सकते हैं जिसकी वजह से अवार्ड? ये अवार्ड का सिस्टम है। कोई भी, एक तो हम लोग अपनी ड्यूटी देते हैं, उस ड्यूटी में जो कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम दिखाता है, हर आई थिंक आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, एक तरह का इंसेंटिव कहा जाता है बाकी दूसरे सैनिकों को प्रेरित करने के। तो उसमें कई सारे बंटवारे हैं, कुछ जो है आपने आपकी सेवा के लिए, कुछ बहादुरी के लिए दिए जाते हैं, इस तरह के कई सारे मेडल्स हैं जो दिए जाते हैं। सबका अपना एक हायरार्की बटा हुआ है, सबको पता है परमवीर चक्र सबसे बड़ा होता है, उसी सीरीज सेना मेडल जो है सबसे लोअर तबके, उसमें और भी नीचे अवार्ड्स में है। तो ज्यादा बातें नहीं, सारी जानकारी गूगल पे है अवार्ड्स के बारे में। नहीं, आपका मिशन अगर आप बता सके। हाँ, एक था मिशन, गौतम राय उसके विटनेस है। गौतम राय नोएडा से इसलिए आए हैं, उन्होंने जो आखिरी ऑपरेशन है इस किताब का, वो उसी ऑपरेशन का जिक्र है। तो जिन पाठकों को जानना हो किताब खरीदें और पढ़ें। और गौतम साहब से मिलके पूछ लें कि कितना सही लिखा है इन कर्नल साहब ने और कितना झूठ। हाँ, बहुत कम लिखा है। अच्छा, वाह। ये जो आपका किरदार है, मैं फिर से वही लौट रहा हूँ, महिलाएं उसकी जिंदगी में जैसे हैं और वो जैसे डेवलप हो रहा है। समर प्रताप सिंह जिस फैमिली से आ रहा है, मुझे लगता है उसकी जिंदगी में उसकी बहन और उसकी माँ का रोल है, उसके बाद उसकी प्रेमिका प्रवेश करती है धीरे धीरे। यहाँ भी जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि वो लगातार कुछ महिलाओं से ही पूरा अपना जो संवेदनात्मक का एक तरह से रस पा रहा है, वो महिलाओं से ही पा रहा है। उतना दूर है, उसके बावजूद लगातार उससे घिरा हुआ है। और ये कैरेक्टर लगातार उसकी सीधी सी जिंदगी में खलल पैदा करती है। इवन जो उसकी इन्फॉर्मर है, जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसके साथ कहीं न कहीं उसका एक संवेदनात्मक लगाव है। जब उसका ऑफिसर उससे कहता है कि उसे डिस्ट्रॉय करो, उसे खत्म करो और आगे बढ़ो, तो वो समझ नहीं पाता किसी कैसे करना है। ये वास्तविक जिंदगी में भी ऐसे ही प्रेम ऐसा ही होता है शायद। हाँ बिल्कुल। और जो मेरा किरदार है उसे आपके साथ शायर हुई। हाँ, और पूजा उपाध्याय बैठी हुई है यहाँ पे, हमारी बेस्ट सेलर लेखिका। जानती हैं कि शायर या किसी भी एक अच्छे गीत का, नज्म का शायर के लिए ना अलग अलग व्यूज होने की जरूरत होते हैं। आपको बहुत बार प्यार करना पड़ेगा तो नए शेर कह पाएंगे। तो वो है, समर का किरदार ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं उसमें, बताइए। उसमें आप आलोचना करेंगे उसके किरदार पे, आप मेरे लिखे पे आलोचना करेंगे, किरदार में गलती नहीं। किरदार तो वैसा ही नहीं, कहीं वो उसमें कर्नल साहब का कोई जो है छवि छाया तो नहीं है। क्योंकि बार बार जो आप कह रहे हैं कि नहीं समर प्रताप सिंह अलग है, लेकिन फिर समर प्रताप सिंह वही शायरी करता है। समर प्रताप सिंह जो है वो उसी तरह के मिशन में भी जाता है जहाँ कर्नल साहब जाते हैं, और फिर कर्नल साहब मना कर देते कि मैं नहीं, क्योंकि अब देखा नहीं हो, समर प्रताप को जब यूनिट में पहुंचा है, उसका सीओ क्या बोलता है, मैं तेरे को ये टास्क इसलिए दूं, कर्नल गौतम राज ऋषि, और पहली बार किसी लेखक किरदार बनकर खुद आए, तो कर्नल गौतम राज ऋषि है, वो मेंटोर है, तो उसका शिष्य कैसा बनेगा, गुरु का शिष्य, जैसा गुरु है वैसे नहीं बनेगा।
तो कोई एक ऐसी शायरी जो आपने समर को सुनाई हो जिसकी वजह से रेहाना शाजिया उसको पसंद करने लगी हो, ऐसी कोई शायरी? हाँ जरूरी नहीं कि वो किताब में हो, या एक 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 मेरी डिमांड है, अगर आप जो भी सोचें, एक आपका बड़ा अच्छा सा है, फोन तो उठा, हैशटैग थोड़ा अगर आप ये सुनाए। अच्छा ठीक है, तो शायद यही था, यही शायरी थी जी जो शाजिया को समय प्रताप बोलते हैं कि फोन तो उठा। अब सुनाइए तो सही। अच्छा ये सुना रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, शायरी सुना रही है मैं आप। तो नहीं नहीं, शायरी सुना रहे हैं। अपनी पसंद का मैं ये सुना रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छा आप शायरी सुना रहे हैं? हाँ, फोन तो उठा। हेलो, हाँ हाँ ओके। कुछ भी नहीं कहूंगा नडर, फोन तो उठा। कुछ भी नहीं कहूंगा नडर, फोन तो उठा। बेशक उठा के काट, पर फोन तो उठा। वाह। कुछ भी नहीं कहूंगा नडर, फोन तो उठा। बेशक उठा के काट दे, पर फोन तो उठा। बस आखिरी है सांस, है ये कौल आखिरी। बस आखिरी है सांस, है ये कौल आखिरी। अब तो उठाओ लगते जिगर, फोन तो उठा। वाह वाह। कि अब तो उठाओ लगते जिगर, फोन तो उठा। शामिल न हो न मेरे जनाजे में तू मगर, शामिल न हो न मेरे जनाजे में तू मगर। कमबख्त सुन तो ले ये खबर, फोन तो उठा। वाह वाह। कमबख्त सुन तो ले ये खबर, फोन तो उठा। आवाज तेरी सुन के ही फिर जी उठेंगे हम, आवाज तेरी सुन के ही फिर जी उठेंगे हम। नंबर गलत से कह दे, अरे फोन वाह, तो क्या उठा। बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। आप कुछ सुनाने वाले थे तो उससे? शाजिया फोन नहीं उठा, अब तो समय प्रताप ने कहा फोन तो उठा, और फिर वो इन्फॉर्मर बन गई। अब इसके बाद कर्नल साहब ने जैसे सुनाया, मैं तो ऐसे नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मुझे पसंद है ये लाइन है, हैशटैग में है। खबर मिली है जब से ये कि तुमको हमसे प्यार है। आप पढ़िए, धरा जी कह रहे नहीं, आप सुनाइए। खबर मिली है जब से ये कि तुमको हमसे प्यार है, नशे में तो। धरा जी ये पंक्तियां मेरे से ज्यादा बेहतर पढ़ती हैं, क्योंकि जब इन्होंने इसी पंक्ति को उन्होंने रील में डाल के लगाया हाँ। तो वो ज्यादा चली। खूबसूरत है शायद इसलिए भी चली होगी, वो दूसरी बात। लेकिन लोगों ने, कई सारे लोगों ने, जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि उन्होंने बेहतर पढ़ा। खबर मिली है जब से ये कि उनको हमसे प्यार है, नशे में तब से चांद है, सितारों पर खुमार है। बुझी झुकी झुकी निगाह से तो देखना तेरा, नसों में जैसे धीमे धीमे बज रहा गिटार। अब हाँ, माइक ले आते हैं। जी। अच्छा, मेरे पास सेशन से पहले ही एक डिमांड पीछे से आई थी कि एक सवाल उनको कर्नल साहब से पूछना है। श्वेता जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? ये माइक उधर ले जाना। एक तो आपने जब धरा जी आपको बता रहे थे, हम लोग जबकि मैं ऊंचा सुनता हूँ, थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़े। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। वाह। गुफ्तगू अच्छी गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। बड़ी मुद्दतों के बाद कोई हमसफर अच्छा लगा। अच्छा। वाह वाह। आप मुझे कह रहे हैं हम सफर अच्छा लगा? सर ये अनबाउंड पब्लिकेशंस में बहुत ही ऐसे वाकयात और हादसे हो रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कि लोग मिल रहे हैं और वो कारवां बनता चला जा रहा है। ऐसा कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। बड़ी मुद्दतों के बाद कोई हमसफर अच्छा लगा। दिल का दुख जाना, दिल का मसला, ये दिल का दुख जाना, ये दिल का मसला। उनका हमसे यूं हंस के हमारा हाल पूछ लेना अच्छा। वाह वाह। So my question is, मैंने हालांकि बहुत सच्चाई से कहा, इम्पोर्टेंट पढ़ी नहीं है, बिकॉज मैं फौजी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ और एक फौजी सामने बैठना है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट सवाल मेरे ज़हन में आया कि आई एम अ डिफरेंट ऑथर, एक इंस्पायरिंग ऑथर का सवाल है। You being a soldier, trained soldier, have always been reporting facts. You're writing fiction, which is full of imagination and ambiguity. How do you deal with that? I want to know as a learner. So I might not be in the context of what has been discussing so far.
So as the old jungle saying, the fact is stranger than the fiction. I mix both of them. I make it more stranger. So that is the thing. And जैसा आपने अगर बातचीत की शुरुआती हिस्से में अगर होंगे तो जो शुरुआती हिस्सा हम तीनों की बातचीत का था कि मेरा ध्येय यही था, हिंदी साहित्य में भारतीय सैनिक मिसिंग कंप्लीटली। जस्ट गिने चुने नाम है, कहानियां आप गिन सकती है अपनी उंगलियों। वनिष्पत इसके कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी उसने कहा था भारतीय सेना या सैनिक पे आधारित है, फिर भी बहुत कम। क्यों है उसके बारे में मैंने बात की, उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे उसमें एक घुसपैठ बनानी थी, भारतीय सैनिक को हिंदी साहित्य का हिस्सा बनाना था, पुरजोर हिस्सा बनाना था और बड़े धमाके के साथ हिस्सा बनाना। तो कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक नया जॉनर शुरू किया है। फैक्ट और फिक्शन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कितना फैक्ट है कितना फिक्शन। या सर जी प्रशांत जी। भाई मेरा सवाल ये है, आवाज पहुंच रही है? हाँ 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 मेरा सवाल ये है कि जब आप आर्मी बैकग्राउंड के किसी की कहानी लिख रहे हैं तो एक घटना क्लीशे है कहना कि उसका नाम समर प्रताप सिंह है। बिल्कुल। वो मतलब गौतम कितना सॉफ्ट था, वो भी सेना मेडल जीतता है, तो हम इतना फोर्सफुल क्यों हो जाते हैं सिनेमा में भी देखते समय और ये सब देखते? जैसे ही वो आर्मी में गया उसमें एक समर प्रताप सिंह दिख जाना चाहिए। नहीं, इसके लिए तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम समर क्यों है उसके पीछे की भी कहानी, क्योंकि वो एक राजनीतिक घराने से आता है। उसके लेकिन वो अपर कास्ट तो है। वो उसका पिता जो है बहुत बड़ा लेफ्ट जो है बीच में आएगा। अच्छा प्रशांत जी, आशीष ने जो अभी पहले तो मैं इस बात का जवाब देता हूँ, बहुत बड़े राजनेता का बेटा है जिसका नाम क्या है, नाम पिताजी सुदर्शन ठाकुर सुदर्शन प्रताप सिंह है। और वो बेटे की आस में, जैसा बिहारों में हर जगह होता है, 3 बेटियां पैदा होती है और फिर वो आता है तो कहता है कि मेरे समर का वो जो परिणाम लेके आएगा। कास्ट की बात पे बात छूट जाएगी। मुझे लगा कोई सवाल पूछेंगे, नवीन जी को सिखा के लाया था कि सवाल पूछना बड़ी बोलिए कि आलोचना का जो वामपंथ है वो घूम फिर के मेरी पहली कहानी संग्रह जो राजपाल से आई थी, हरी मुस्कुराहटों वाला कोला, जिसमें कि करीब 21 कहानियां हैं फौजी जीवन पे, उसकी लगभग सबने तारीफ की। एक आलोचक ने उसमें त्रुटि ये निकाले कि लेखक अफसर है तो सिर्फ अफसर पे कहानी लिखता है। भाई जो कहानी आप पढ़ रहे हो उसमें ये वही बात हुई कि समर प्रताप का नाम समर प्रताप क्यों है। प्रशांत कश्यप जी आज दोनों किताब आप खरीद के ले जाएंगे, कल रात तक आप पढ़ेंगे, फिर हम मोबाइल में डिस्कस करेंगे। एक पाठक एक खरीदार मैंने वाला। हाँ लेकिन एक चीज तो है, मान लें अगर हम उस पर नहीं जाते हैं कि वो अपर कास्ट से है या खास रिलीजन से है, लेकिन इतना तो है कि उपन्यास मान लें कि 200 पन्ने 250 पन्ने का एक देश, मान लें कि 250-200 पन्ने का एक देश, उस देश में कौन कहाँ दिखेगा कैसे दिखेगा ये तय होता है। मसलन आप राष्ट्रपति भवन में किसी घूमते हुए सुअर को आप नहीं देख सकते, ये आपके एस्थेटिक्स में नहीं आएगा। किसी खास व्यक्ति को क्या पहने हुए आप देखेंगे ये हमारे आपके जहन में बना हुआ है। तो आपने 200 पन्ने के देश में एक सिंह को, एक अपर कास्ट व्यक्ति को ही फौजी बनाया, उसी को रोमांस का मौका दिया और उसी को नायकत्व दिया। ये तो हुआ ना, क्योंकि मैं खुद अपर कास्ट हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, तो मैं ब्राह्मण को ही बनाऊंगा। कोई दलित आए कहानी लिखे वो दलित को बनाए आपसे, आई विल हैव नो ऑब्जेक्शन सर, आई विल बाय एंड रीड हिज बुक। अब इस पर नवीन जी कुछ बोलेंगे। नवीन आपको बात भी नहीं उनके बारे में, आप कैसे नहीं जो पुरुष स्त्रियों पे लिखते हैं उनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो स्त्री की भावना को समझते नहीं। अच्छा एक मिनट, कहानी वार्तालाप कहीं भटक, जब वो लिखेंगे तब क्या पूछेंगे तब सोच मुझे मैंने कहा ना प्रशांत सर, आलोचना का जो वामपंथ दृष्टिकोण है, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी इस बीच 2 सिनेमा आए, अब तो धुरंधर ने पूरे बहस को कहीं और ले गया, उससे पहले आया कबीर सिंह शाहिद कपूर के आए थे, और अभी आया रणवीर कपूर का एनिमल। तो वो कहानी है, एक किरदार कबीर सिंह जैसा होगा ना
उसकी कहानी कौन सुनाएगा, या इसकी कहानी इसलिए नहीं सुनाई जाएगी क्योंकि उसका किरदार ऐसा है। आलोचना का दृष्टिकोण ये वामपंथ है, ये वामपंथ का आलोचना है कि भाई आप उसकी कहानी क्यों सुना रहे हो, लोग नमस्कार कि उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नहीं भाई, ग्लोरीफाई देखने पढ़ने सुनने वाला हो रहा है। एक कहानीकार जो है वो किसी कबीर सिंह की कहानी सुनाएगा, आप उसके कहानी सुनाने में गलती ढूंढ सकते हैं, त्रुटि ढूंढ सकते हैं उसके व्याकरण में, या कहीं कोई लूप होल टूट रहा है कहानी में। आप ये कैसे कह सकते हैं कबीर सिंह के किरदार क्यों बनाए? अरे भाई वो किरदार तो है। तो ये कहना कि अपर कास्ट ही ऑफिसर क्यों बनाए, पहली बात तो जवाब एक, मैं खुद अपर कास्ट हूं, मैं इंडियन आर्मी का ऑफिसर हूं। जो दलित है वो एक किताब लिखे भारतीय सेना पे, उसमें दलित को बनाए ऑफिसर। मेरे बड़े मैं नहीं, इसमें तेरा सवाल सिर्फ इतना था, समर सिंह मैस्कुलिनिटी की बात थी मुझे आपने, मैं पूरा दिन गौतम सेना मैं इसका दोनों का जवाब, इनके और आपके दोनों का जवाब मैं यहाँ पे क्योंकि आधा जवाब ये दे चुके हैं। नवीन नाम का एक तो आपको दोनों किताब खरीदनी है और कल रात तक पढ़नी है, ये बात आप याद रखना। बाकी बातें दूसरी मेरा फोन नंबर है मैं दे दूंगा। जो आशीष जी का प्रश्न था और ऐसी ही चर्चा कहीं और, चूंकि इस तरह की बातें हमने अक्सर देखी, और मैं माफी चाहता हूँ जो आलोचना का वामपंथ वाली बात बार बार हो रही है। एक ये हमेशा हुआ है कि जो भी साहित्य के उस सर्कल से बाहर लेखक आए हैं, वहां पर कहानी की जगह एक ये जबरन का विमर्श ठूसने की कोशिश हुई है कि ये नहीं है वो नहीं। बिल्कुल जब बात हो रही है कहानी की, वो कहानी का प्रेमाइस क्या है। जब उस कैरेक्टर की बात हो रही है, जो कैरेक्टर अर्बन है, वो पटना कॉलेज में पढ़ता है, वो किसी लड़की को गिफ्ट दे सकता है तो उसकी पॉकेट मनी वैसी होनी चाहिए। वो अपने पिता को नापसंद करता है क्योंकि उसका पिता राजनीतिज्ञ है, और जिस दौर में वो राजनीतिज्ञ है उस दौर की कहानी कैसी है। तो असल में आपको ये देखना पड़ेगा कहानी किस दौर की है, उस कहानी के कितना करीब हुआ है। और यही चीज जो है, चाहे इन्फॉर्मर में देखे या हैशटैग में देखे, वो कैरेक्टर वहां नजर आता है। वही कई कैरेक्टर आपको दिखेंगे और आने वाली किताबों में भी दिखेंगे कि कुछ अफसर दलित भी होंगे, पर ये कई साल पहले नहीं था। जिस दिन भी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स की बात की जाएगी, उस दिन उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर ब्राह्मण ही होंगे, चाहे वो फिक्शनल हो या ठाकुर होंगे। आप उस गैंगस्टर को भगवान नहीं बना सकते, तो देयर इज नो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद देयर। लेकिन जिस दिन आप चंबल के डाकुओं की बात करेंगे, वो ओबीसी होंगे, क्योंकि चंबल में जो है गुर्जर कम्युनिटी के लोग और ओबीसी कम्युनिटी के लोग, वो डकैत ज्यादा बने। ये एक उस दौर की कहानी है। जब यही दौर आज की तारीख में आता है, तो आज की तारीख में राजस्थान के कई दुर्दांत अपराधी एसटी कैटेगरी से आते हैं, वो क्रिमिनल है, क्योंकि अब उनके पास और राजनीतिक ताकत भी। तो जिस तरह का श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश में था, जिस तरह का ब्रजेश सिंह नेता वहां पर था, जिस तरह का मुख्तार अंसारी था, ऐसे लोग अब अन्य कम्युनिटी में भी समय बदलने के साथ, पॉलिटिकल पावर के साथ, पैसे के पावर के साथ आ रहे हैं। आज के दौर की जब वो कहानी आएगी तो आपको वो सारे कैरेक्टर दिखेंगे। लेकिन फिर उसमें कोई ये शिकायत कर सकता है कि क्योंकि नवीन चौधरी, चूंकि मैं झा हूं, चौधरी को हटा दीजिए, तो अगर नवीन शांडिल, नवीन चौधरी, नवीन झा ये कहानी लिख रहे हैं, तो उनकी कहानी में राजस्थान में कोई ऐसा कैरेक्टर क्यों नहीं? मेरी किताब में, मेरे उपन्यास में क्यों महिला नहीं है? वो सवाल ये नहीं है कि मैं पुरुषवादी हूँ। 95 से 2000 की कहानी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक महिला चुनाव नहीं जीती। 70 साल के इतिहास में यूनिवर्सिटी में एक महिला ने चुनाव नहीं जीता है। और आप कैसे चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक एजेंडे को बनाने के लिए वहां पे महिला को जबरदस्ती चुनाव दिखाऊं? मेरा एज अ राइटर ये है कि मैं आपको बताऊं कि साहब आप चुनाव हरवाते हैं। जब वही महिला नीचे चुनाव जीतती है, आप उसको जिता देते हैं, लेकिन जैसे ही वो महिला अध्यक्ष पद पे आती है, वही दलित कम्युनिटी का आदमी अपने ही समाज की लड़की को नहीं जीतने देता है। वही ब्राह्मण अपने ही समाज की लड़की को नहीं जीतने देता है। ये मेरे समाज का सच है। इसी राजस्थान में दैनिक जागरण के प्रशांत जी बैठे हैं। प्रशांत जी के साथ हमने एक संवादी किया था। संवादी में राजस्थान में राजपूत और जाट कम्युनिटी के बीच में झगड़ा है। एक राजपूत विधायक बहुत पॉपुलर है, उसने राजस्थान की एक लड़की जो कि जाट कम्युनिटी की है, उसने चुनाव यहां से लड़ा और दूसरी विचारधारा की है। उसने सिर्फ राजस्थान का होने के नाते उसकी चर्चा की कि मेरे राज्य की लड़की है, इसको चुनाव लड़ना चाहिए। जब उसने प्रयास किया तो ट्रोल किया गया। तो ये जो चीज है, ये हमारे समाज की सच्चाई है, और इस सच्चाई को जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो मैं माफी चाहता हूं, एक पूरा का पूरा वर्ग ये चाहता है कि इसमें ठूसो। ये वैसा ही है जैसा नेटफ्लिक्स
हर समय चाहता है कि जबरदस्ती आपकी कहानी किसी भी जमाने की हो, LGBTQ इसमें डाल दीजिए, ये होना ही होना है। ये बिल्कुल वैसा ही। सही बात है आपका। इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि जब आप कोई कथा लिखते हैं तो सामाजिक सच्चाई को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, और जबरदस्ती सामाजिक, अगर आप कथा में कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई अस्वाभाविक सी चीज पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सामाजिक यथार्थ को आप तोड़ और मरोड़ रहे हैं। ये किसी भी स्तर पर सही नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश आएगा तो कोई ठाकुर और ब्राह्मण ही गुंडे के रूप में आएगा, गैंगस्टर आएगा, या चंबल में जाएंगे तो कोई OBC आएगा। इसी तरह से ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक तरह से उठ सकता है कि पटना की ही कहानी है। अगर आप कह रहे हैं कि 90 के दशक में या लेट 20 में कोई OBC, कोई यादव नामधारी, कोई दलित नामधारी या कोई भी दूसरे गैर सवर्ण व्यक्ति अगर सेना में नहीं आया, वो स्वाभाविक किरदार नहीं बना, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि कोई गैर जो है अपर कास्ट का कोई व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर कथा मतलब मिलिट्री में नहीं आया, ये भी एक यथार्थ नहीं उसे कहानी के ही। दूसरा बताएं, दूसरा अगर वो सामाजिक यथार्थ का हिस्सा नहीं है, सिर्फ कथात्मक यथार्थ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर वो हमारे सामाजिक यथार्थ का हिस्सा नहीं है तो फिर हमें अपने देश और लोकतंत्र पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वो है, सामाजिक यथार्थ है और आप उसे कथात्मक यथार्थ नहीं बना रहे, तो ये नैतिकता का प्रश्न होगा कि आप ये लेखक से पूछेंगे। कैसे ये कैसे नैतिकता का प्रश्न कैसे आ गया? कहानी मेरी है, नहीं लेखक मैं, कहानी में। इसका मतलब ये है कि आप सामाजिक यथार्थ को छोड़ रहे हैं। कौन ये आपके सोचना है भाई? मेरी सामाजिक यथार्थ ये है समर प्रताप सिंह जो गोली खा के पड़ा हुआ है, मैं उसी पे कहानी लिखूंगा। आपका सामाजिक यथार्थ हो सकता है आप बाकी को उधार के लिए ले चलते हो, मेरा सामाजिक यथार्थ कश्मीर से आतंकवादियों को मार के भगाना है। बिल्कुल। और वही यथार्थ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी अपनी सीमितताएं हैं, आप उसको कह लीजिए घोड़े का लगा हुआ है, मैं उतना ही देखता हूँ। भाई ये इस कहानी को कौन सुनाएगा? अगर मैं उसमें समाज दलित निपटने लगूंगा, समर प्रताप सिंह की कहानी जो आतंकवादी मारता है या 25 गोली खाया, वो कहानी कौन सुनाएगा? उसमें मैं कोई आपका यथार्थ नहीं लाना चाहता हूँ, सॉरी, मैं नॉट एट ऑल। और अगर आप इस प्रश्न को बोल रहे हैं कि नैतिकता का प्रश्न है, मुझे हैरानी हो रही है आप पे। ये नैतिकता का प्रश्न कैसे हो सकता है? मेरे हाँ नहीं, एक चीज छोटी सी मैं और जोड़ देता हूँ इसमें। आज शाम को मैं चाहूंगा कि जहाँ कर्नल साहब को पूछना चाहिए ना, सवाल वैचारिक रूप से बैलेंस हो सकता है। देखिए, वैचारिक रूप से मुझे कोई वैचारिक संतुलन लाना ही नहीं है अपनी कहानी में। मुझे अपनी कहानी को कैसे सुनाना है, मुझे अपनी कहानी कैसे सुनाना है वो मैं डिसाइड करूंगा। आज एडिटर आप उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक मेरे वाक को कैसे नहीं, तो रोका ही नहीं जाता। मेरी बात सुनिए। नहीं वो तो आज आलोचक आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों नहीं सुना है। अरे दैट्स व्हाट द होल पॉइंट वाज व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द मूवी लाइक कबीर वेदी, कबीर सिंह और एनिमल। भाई उस अब कल को पिछले एक पूरे दशक में जितनी बॉलीवुड मूवी बनती थी, पुलिस हमेशा सबसे आखिर में आती है जब हीरो काम कर लेता है। कल को पुलिस खड़ी हो जाएगी। भाई हमने तो फिर एक दशक आया जहां पे पुलिस हीरो बना हुआ है, थानेदार आता है और कितनी सारी मूवी बनी, अब बोलोगे उसको हीरो क्यों बता रहे हो भाई? ये तो गलत तरीका है आलोचना का। मेरा हमेशा से इस बात का कि भाई कबीर सिंह की कहानी कौन सुनाएगा यार? कैसे किरदार नहीं है, पत्नी को मारते हैं, लड़कियों को जलाने वाले। तो अगर है तो उसकी कहानी कौन सुनाएगा? उसके कहानी के सुनाने के स्टाइल पे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये नैतिक नहीं है? आप उसके कहानी सुनाने में क्या गलतियां आई है, निर्देशन में क्या त्रुटियां हैं, एक्टिंग में क्या कमी है, कैमरे का एंगल कहाँ ठीक था नहीं था, एडिटिंग, वो कह सकते हैं। ये कैसे कह सकते उस किरदार कहानी क्यों सुना रहे हो भाई? दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ वामपंथ आलोचना जो मैं कहता हूँ, उसको कहता हूँ। एक इसमें हिस्सा मैं आशीष जी कहानी का ही रियलिटी के करीब का किस्सा जोड़ता हूँ, क्योंकि अगर हम रियलिटी को लेके आते हैं ना कहानी में, वो भी स्वीकार नहीं होगा। और हम इसलिए बार बार वामपंथ की बात कर रहे हैं। अब सबको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, मुश्किल से 1 साल हुआ होगा, राजस्थान में एक बच्चे ने किसी मटकी से पानी पिया था, उसको छड़ी मारा और वो मर गया। आप सबको याद होगा, पूरे मीडिया में। और आपको ये भी याद होगा अचानक वो घटना दब गई।
वो घटना क्यों दबी, किसी ने कभी इसके बारे में पूछने की कोशिश नहीं की। सरकार तो नहीं थी उस विचारधारा की जो सवर्णों को सहयोग करती है। वो घटना इसलिए दबी क्योंकि जब तक उस आदमी का सरनेम सिंह था, लोगों को भ्रम था कि वो ठाकुर है। हाँ, जब पता लगा कि वो कोई और है, तो यही जो सामाजिक यथार्थ बताना चाहते हैं, उन सब ने चुप्पी साधी। और ये हमारी कहानी का सच है। जिस दिन हम इसका सच को कहानी में लिखेंगे, तो कहानी दूसरी दिशा में जाएगी, एक दूसरा तो सच। लंबा आदमी कुछ बोल जब हम इनके, आज मैं चाहूंगा कि आप इनके जहां ये रुके हुए हैं वहां चले। कई सारे द्वार बने हुए हैं, आर्मी का वो एरिया है। और जब जाते हैं धौलाकुआं के बाद, तो सबसे पहला द्वार जो है उसका नाम अब्दुल हमीद द्वार है, क्योंकि जो सच है, जो शहीद हुआ उसके नाम पर द्वार है। वहीं पे मानेकशॉ के नाम पे भी है, और वहीं पे किसी ठाकुर के नाम पे भी होगा, ब्राह्मण के नाम पे भी होगा। तो जो हमारे समाज में इस वक्त जितना कुछ उपलब्ध है, जो हुआ है, वही चीज वहां पे आ रही है। जो नहीं है वो आएगा। और मेरे को नहीं लगता कि हर बार सवाल पूछने के लिए कहानीकार को जबरन कहानी में रिजर्वेशन देने की जरूरत है। हाँ, नहीं वो जो है आ रहा है, आप उसमें देखें और आगे लेके जाए इस चीज को। और वैसे भी भारतीय सेना इकलौती संस्था है जिसके के एंट्रेंस एग्जाम में कोई रिजर्वेशन नहीं। हाँ, उसमें कोई जुगाड़ नहीं, कोई पैरवी नहीं, कोई रिश्वत, सिर्फ जिगरा काम करता है। जिगरा। अच्छा, कर्नल साहब, रिजर्वेशन वो होगा ना, हमारी सीट का है। तो उन्होंने इतना बैलेंस तो किया होगा ना अपनी खुद के बारे में, जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो आपने अपने लागू तो किया होगा ना। वैचारिक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि झुक न जाए। वही सुनने जा रहे थे। वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यही दिक्कत है। दूसरे को जो सलाह दे रहे हैं उसको तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप इम्प्लीमेंट करते रहे आप। हाँ, ये तो निखिल दवे, अगली बात क्या है कि पलरा राइट लेफ्ट में इधर झुका हुआ है ना। अच्छा कर्नल साहब, हाँ। इसमें इन्फॉर्मर में एक हॉस्पिटल का जिक्र आता है जहां ये अभी घायल होकर भर्ती है, और वहां वर्णन आता है कि वो टहलते टहलते गया है और वो देख रहा है कि दीवारों पर लगी हुई गोलियां निकली हुई रखी हुई। क्या सच में ऐसा कोई हॉस्पिटल है? ऐसा नहीं, जिस हॉस्पिटल का जिक्र है उसी में है 92 बेस हॉस्पिटल। और 92 बेस हॉस्पिटल जो कि आपने जिक्र छेड़ा है, और उस गौतम रॉय जिन्होंने जो भी सैनिक कश्मीर में रहा है, और 92 बेस हॉस्पिटल का ऐसा महत्व है वहां कि एक जवान या एक घायल सैनिक अगर उसके आसपास पहुंच जाता है, उसका वो बोलता है कि मैं बच गया। तो जब मैं उस हॉस्पिटल में गया, जब मुझे गोली लगी और मैं एडमिट रहा वहां पे 3 साल, तो अच्छा, वो हॉस्पिटल मतलब उसका नाम काल्पनिक नहीं है, वास्तविक हॉस्पिटल? इसमें किसी कोई भी नाम काल्पनिक नहीं, आपने देखा होगा? नहीं, उसको मैंने चेक नहीं किया था उस नहीं, हॉस्पिटल में। अगर काल्पनिक होता तो मैं बताता। 101 पैरा काल्पनिक है तो मैंने लिख दिया है। एक्चुअली 92 बेस हॉस्पिटल ही सारे कैंट के नाम असली हैं। हाँ, मानसबल वो कैंट, वो तो है। बीबी कैंट, हपचिनार कैंट। इनफैक्ट हपचिनार में जहाँ पे सीओ का रहते हैं, वहाँ धरा पांडे जी का फोटो लगाऊंगा कल मैं। उस घर के सामने एक फोटो है मेरे पास उनका, जो सीओ के घर पे खड़ी थी। हाँ, P7 है ना। हाँ, P7 हपचिनार। 92 बेस हॉस्पिटल में एक कमरा, जब मुझे गोली लगी वो साल 2009 का था, सितंबर का। तो और कश्मीर में आतंकवाद 80 के आखिरी दशक से जब शुरू हुआ, तो तकरीबन शायद 95 या 96 की बात होगी, जब किसी उस वक्त के जनरल साहब ने, कोर कमांडर साहब ने डिसाइड किया, क्योंकि ये निकालते तो थे हाँ। छर्रा गोली, जैसे मेरे यहाँ से गोली निकली तो एक शीशे के जार में रखा रहता। फिर किसी ने आइडिया दिया उसको कोलाज बनाया जाए, और जितने के विवरण उपलब्ध थे, जो सैनिक जिसका ऑपरेशन हुआ निकल गया, उसका नाम जिस दिन बम लगा दिया, तो उसको मैंने जख्मों की नक्काशी का कोलाज नाम दिया। वो मतलब वो दृश्य जब वो वहां जाता है, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी डिटेक्टिव नॉवेल जैसा सीन है। हाँ, वो अंधेरा, बड़ा सा भारी सा दरवाजा है, उसको लगता है रूम बुला रहा है उसको। बट पहले तो एक गैलरी है, उससे जाता है, भारी सा दरवाजा है, अंधेरा कमरा है, वो खोलता है, वो घुसता है। उसे पढ़ते हुए एकाएक लगा कि जैसे कोई डिटेक्टिव नॉवेल जैसी कोई एक सी चीज यहाँ आ गई। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा वो लगता है। हाँ, नवीन जी, मुझे लगता है हमने इससे लंबी बात की, लेकिन कर्नल साहब अगर है और सिर्फ उपन्यास की बात हो, हाँ, तो बात नहीं है। बिना मतलब 2-3 गजलों के उसका समापन नहीं हो पाएगा। हाँ, तो एक गजल से समापन कर देते हैं, बहुत लंबा हो गया है। आप लोगों में से किसी ने मुझे भारतीय थल सेना दिवस की बधाई नहीं दी। आज भारतीय थल सेना दिवस है। और दूसरी बात कि अनबाउंड स्क्रिप्ट को, इस किताब को स्पेशल रूप से बताना चाहिए
कि आज थल सेना दिवस है और मेले का थीम भारतीय सेना है, बिल्कुल। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए तो ये कपड़े एक गजल है जो भारतीय सेना पे अभी कुछ देर पहले मैं सुनाया था, कहाँ सुना था आज तक कि भारतीय सैनिक क्या है। आमतौर पे मैं लिखता नहीं हूँ, वैसे मेरा जॉनर इश्क है, रोमांस है। तो भारतीय सैनिक क्या होते हैं वो सुनिए। आपके दिन में धूप चढ़े तो लाएं बादल वाले मौसम हम, दिन में धूप चढ़े तो लाएं बादल वाले मौसम हम, और बदन जब रात का सुलगे तो बन जाए शबनम हम। वाह। दिन में धूप चढ़े तो लाएं बादल वाले मौसम हम, और बदन जब रात का सुलगे तो बन जाए शबनम हम। वीराने को पल भर में ही कर देते हैं हम आबाद, वीराने को पल भर में ही कर देते हैं हम आबाद। जंगल हमसे, पर्वत हमसे, और सहराए आलम हम। सहरा रेगिस्तान, आलम दुनिया। जंगल हमसे, पर्वत हमसे, और सहराए आलम हम पर पत्थर फेंक फेंक कर जिन हाथों में दर्द उठा। कश्मीर में संगबाजी का दौर उठा था 2010 से, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। हम लोग अकेले खड़े हो जाते थे, भारतीय सेना को होना नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं थी, बट फिर भी हम पर पत्थर फेंक फेंक कर जिन हाथों में दर्द उठा। सच पूछो तो उन हाथों के जख्मों के भी मरहम, कि सच पूछो तो उन हाथों के जख्मों के भी मरहम हम। जैसे को तैसा वाला है अपना तो जंतर मंतर, जैसे को तैसा वाला है अपना तो जंतर मंतर। दुश्मन के जानी दुश्मन है और यारों के हमदम हम। तो दुश्मन के जानी दुश्मन है और यारों के हमदम हम। घाट घाट का पानी ऐसा घुला हुआ है रग। घाट घाट का पानी जो मुहावरा है, अपने आप एक निगेटिव टोन ले आता है कि वो तो घाट घाट का पानी पिया। देखिए शायर किस खूबसूरती से उसको पॉजिटिव में बनाता है कि घाट घाट का पानी ऐसा घुला हुआ है रग रग में। हम गंगा है, हम जमुना है, हम है सतलुज झेलम हम। वाह। हम गंगा है, हम जमुना है, सतलुज झेलम हम। कोई आंख दिखाए तो देना आता उत्तर हमको, कोई आंख दिखाए तो देना आता उत्तर हमको। असल में लेकिन हम कबरा है, हम है नानक गौतम हम। वाह। लेकिन अंत जो है, जहां जिसकी जिंदगी में रेहाना हो, शाजिया हो, शगुन हो, रितिका हो, वो अंत जो है वो थोड़ा तो ओके। तो मैंने पहले कहा था कि जॉनर, चूंकि आज थल सेना दिवस था तो ये गजल सुनाना जरूरी था मेरे लिए, कि कहीं ना कहीं से रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरे पास आ जाएगा। और प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, शहजादी को राजकुंवर का होना। प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, शहजादी को राजकुंवर का होना था। हिज्र मनाओ, हिज्र का मौसम आया है, हिज्र मनाओ, हिज्र का मौसम आया है। अच्छा तुमको वस्ल का पौधा बोना था। प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, शहजादी को राजकुंवर का होना था। प्रहरी की किस्मत में लिखा रोना था, शहजादी को राजकुंवर का होना था। हिज्र मनाओ, हिज्र का मौसम आया है, हिज्र मनाओ, हिज्र का मौसम आया है। अच्छा तुमको वस्ल का पौधा बोना था। हाँ उछालो नींद के मुंह पर देवर, रात जवां है इसे अभी क्यों सोना था। ये रात जवां है इसे अभी क्यों सोना था। अंधियारे में चमक रही थी उसकी याद, अंधियारे में चमक रही थी उसकी याद। रोशन मेरे घर का कोना कोना, अंधियारे में चमक रही थी उसकी याद। रोशन मेरे घर का कोना कोना था। कैस मियां कर गए वसीयत मेरे नाम, मजनू का दूसरा नाम कैस। कैस मियां कर गए वसीयत मेरे नाम, इश्क का सारा बोझ मुझी को दो, इश्क का सारा बोझ मुझी को दो। समापन करते हैं। रात में याद चमक रही, अंधियारे में चमक उठी थी उसकी याद, अंधियारे में चमक उठी थी उसकी याद। ये अंधेरे की क्या कविता याद है, उसकी पंक्तियां हैं। तुम्हारी देह कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में गंध देती है।
खूबसूरत पंक्तियां थी ये। आ, अभी इस किताब का औपचारिक लोकार्पण नहीं हुआ था, पहली बार इस बुक फेयर में। और कितना गर्व का विषय है कि आज थल सेना दिवस है, और आपने ठीक याद दिलाया, ठीक ही इससे जोड़ा कि इस पूरे मेले का थीम भी भारतीय सेना है। तो ये एक तरह से आश्चर्यजनक संयोग है कि इस मेले में आज के दिन कर्नल साहब की किताब का लोकार्पण हम अनबाउंड पर कर रहे हैं।